Hello everyone, this is Pranati Ghosh and this is my channel All Things Neat with Pranati. आज हमारे साथ है once again Shivani Singh who scored 651 in NEET and she was a dropper. She scored 651 in her second attempt and followed mainly YouTube for her strategy. So मैं ये बोलना चाहूंगी कि भले ही नीट एक्सटेंड हो या ना हो ये कुछ श्योर नहीं है, पर अभी का सिचुएशन देख के लग रहा है कि प्रोबेबली एक्सटेंड होगा। तो रफली हमारे पास 3 से 4 महीने हैं इफेक्टिव वाले। तो इसमें कैसे अप्रोच करना है ये मैं बताऊंगी। और आप अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे, 400 से 500 नंबर आ रहे होंगे, तो शायद इसीलिए आपने इस वीडियो को सर्च किया। जनरली ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कोई एक वीक होता है, और मोस्ट ऑफ अस इट इज बायोलॉजी, क्योंकि बायो प्रोबेबली थोड़ा इजी लगता है सबको, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इट इज 50% ऑफ आवर सिलेबस। तो हम अभी बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की, बिगिनिंग विथ bio. So Shivani, what was your strategy regarding bio at this time? बायो तो एनसीईआरटी से सारा हो जाता है। आप एनसीईआरटी रिवाइज करते रहोगे। हम डेली एनसीईआरटी का 1-2 या फिर अगर इजी चैप्टर तो 3-4 भी रिवाइज कर लेते थे। और मतलब अगर मंथली देखा जाए तो हम एक मंथ में मिनिमम 2 बार तो पूरा एनसीईआरटी 11th-12th का रिवाइज कर लेते थे। नहीं, बायो में तो मैंने बस एनसीईआरटी फॉलो किया है इस अटेम्प्ट में। इस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, मार्क्स 100 के आसपास बन रहे होते हैं या कुछ, तो हम लोग ज्यादा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को देने लगते हैं और बायो इग्नोर करने लगते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि बायो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, 350 के आसपास मार्क्स आने ही चाहिए, बिकॉज इट्स 50% ऑफ योर सिलेबस। और मैं ये कहूंगी कि स्टॉप यूजिंग मल्टीपल रेफरेंस बुक्स। किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो करो, उन्हीं के नोट्स फॉलो करो, उन एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बायो के लिए ये सफिशिएंट है। रादर देन रीडिंग 4 बुक्स वन टाइम, रीड 1 बुक 4 टाइम्स। और अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो वो सबके लिए आएगा ना, तो सबका क्वेश्चन छूटेगा, तो फिर एनसीईआरटी से बाहर जाने का इसलिए कोई मतलब नहीं है। कैसे, व्हाट वाज योर जनरल स्ट्रैटेजी? तो हम लोग का एग्जाम जब सितंबर में था तो 6 महीने पहले फेब हो गया। तो हम फेब में पूरा एक बार फर्स्ट टाइम रिवीजन किए थे, और जो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड वे था मतलब रिवाइज करने का। और हम जिसे 20-25 दिन में पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज किए थे। और उसके बाद हम एलएन का क्लास 11th और क्लास 12th का अलग अलग टेस्ट दिए थे। लेकिन उसके बाद भी मेरा नंबर 460 और 450 में ही था, हम 500 भी क्रॉस नहीं किए थे। तो उसके बाद जैसे मार्च और अप्रैल में फिर हम अपने वीक टॉपिक्स पे मतलब पढ़ना शुरू, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हमसे नहीं बनता था, वो डायग्राम वाला। फिर ऑप्टिकल वाला नहीं बनता था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, टेलीस्कोप वगैरह। तो वो सब मतलब आपका जो वीक टॉपिक्स है, जो टेस्ट में नहीं क्वेश्चन बनता है बार बार, तो वो उस पे आप काम करके फिर हाँ नंबर मेरा बाद में उसके बाद नंबर 500 क्रॉस करने लगा था एलएन का टेस्ट में। इस टाइम मैं वो फाइनल रिवीजन जो होता है ना, अच्छे से हर चैप्टर को टाइम दे के वो कर रही थी, और वही अपने वीक टॉपिक्स इंप्रूव कर रही थी। जैसे कि फिजिक्स में मुझे भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो बार बार रिवाइज करती थी। सेमीकंडक्टर हो गया, और मॉडर्न फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग भी लगता है, उसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं, बस वो अप्लाई करना है, हो जाता है। जब आप मतलब वीक टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं, मतलब टेस्ट दे दे के बार बार अपना वीक टॉपिक्स को पहचानना कि हाँ ये चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो वो सब पढ़ने का भी टाइम है। क्योंकि फिर जब 2 महीने होगा, 1 महीने होगा, तो आपको सिर्फ रिविजन करने में इतना हो जाएगा ना, तो फिर आप उस टाइम नया टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो। 3 महीने पहले तो ऐसा होता है कि सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देने का टाइम रहता है, और उस टाइम स्कोर भी अच्छा करना रहता है, वरना फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो उस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तक अपने सारे वीक टॉपिक्स को स्ट्रांग बना लो, और स्ट्रांग को भी स्ट्रांग ही रहने दो। ऐसा नहीं कि उनका रिवीजन छोड़ के उनको वीक में कन्वर्ट कर दिए। तो ऐसा करके हम आराम से टेस्ट में 630, 40, 50 तक भी स्कोर कर सकते हैं। और उसके 650 के आगे आपके प्रैक्टिस और आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि कितना स्कोर कर सकते हैं।
बायो तो ऐसे भी मेजोरिटी का तो फेवरेट ही होता है और इजी भी है, लेकिन फिजिक्स बहुत ही हार्ड लगता है बहुत बच्चों को। तो फिर तुम कैसे मतलब फिजिक्स को हैंडल की थी? फिजिक्स में मैं ये कहूंगी कि अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप ऐसा करो कि पहले उसकी क्लास देखो, फिर प्रॉपर नोट्स बनाओ, थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर बार बार करने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो कि अप्रोच कैसे करते इस टाइप के क्वेश्चंस को, वैसे कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप देखो वन शॉट वीडियोस या फिर जो भी रिवीजन क्विक रिवीजन वीडियोस होते हैं, और इसी टाइम अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स यानी कि फॉर्मूला शीट और ये सब भी बना सकते हैं। हाँ, शिवानी, तुम्हारा क्या अप्रोच था? भाई लेक्चर पहले देखो, अगर आपको कोई भी टॉपिक वीक है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आप उसको सर्च करके आप इतने सारे लेक्चर्स आ ही जाते हैं यूट्यूब पे। तो आप लेक्चर पहले देखो, आप उसी से नोट्स बना लो। और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद जब रिवाइज करते थे तो हम फॉर्मूला शीट में जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वगैरह, कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं पीवाईक्यू में, वो सारे को भी हम फॉर्मूला शीट में इंक्लूड कर लेते थे ताकि हम बार बार नोट्स नहीं देखना पड़े। और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी बनाओ, टेस्ट दो। और फिर पीवाईक्यूज तो बहुत ही अच्छा है, मतलब पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कितने बार रिपीट भी होते हैं, और एनसीईआरटी के भी और एक्सरसाइज भी बहुत बार आते हैं एग्जाम में। ऐसा भी हो रहा होता है कि हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे होते हैं, जैसे तुमने बताया था तुम्हारे 400 के आसपास नंबर रहते थे, 500 भी क्रॉस नहीं किया था, पर नीट में तुमने 650 ले आया। तो इसका मतलब है कि हाँ, इट इज पॉसिबल टू गेट दैट मार्क्स इवन इफ यू आर स्कोरिंग 400 एट दिस टाइम। हाँ, क्योंकि टेस्ट में जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बायो में, केमिस्ट्री में, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है। जैसे एलएन का टेस्ट में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है, तो उसमें तो नंबर कट ही जाते हैं। लेकिन नीट में आपका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। और फिर फिजिक्स भी मतलब उतना हाई लेवल का कभी कभी किसी किसी टेस्ट में आ जाता है, तो उसी से थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता था मार्क्स। तो इस टाइम पे ऐसा होता है ना कि मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है और हर टाइम कोई आता नहीं है मोटिवेट करने के लिए, तो खुद से कैसे खुद को मोटिवेटेड रखती थी? हाँ, ऐसे बहुत सारा टाइम होता है जब आपको बहुत ही लो फील होता है और मतलब बुक एकदम देखने का भी मन नहीं करता था। और ये मेरे साथ हुआ था जब मेरे एग्जाम में सिर्फ 20-25 दिन था, मतलब अगस्त के लास्ट के टाइम पे। तो मतलब और मेरे पास कोई ऐसा था नहीं जिससे हम कुछ बोल सके। तो फिर मेरे कीप नोट्स का जो सेक्शन होता है उसमें हम खुद से ही अपना सारा कुछ मतलब वेंट आउट करके सब कुछ उसी में लिखते थे, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वगैरह, कि मतलब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है ये वो। लेकिन वही है कि अगर आप 20 दिन पहले ही हार मान जाओगे तो फिर क्या ही होगा, तो फिर सारा 1.5 साल का मेहनत बर्बाद ही हो जाएगा। तो वही अपना खुद का मोटिव ढूंढना पड़ता है, मतलब खुद को ड्राइव करने के लिए। कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा बार बार। हाँ, ये बस याद वही है। रखना होता है कि ये डिसीजन तो खुद ने ही लिया था कि हमें डॉक्टर बनना है। तो कुछ दिन पहले अगर छोड़ देंगे तो फिर ऑल द हार्ड वर्क गोज डाउन द ड्रेन। तो वही है, खुद को मोटिवेट करते रहना होगा, सोचो कि क्यों डॉक्टर बनना है और फिर मोटिवेटेड रह सकते हैं ऐसे। और फिर अल्टीमेटली ज्यादा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच के बस पढ़ाई करो। कभी कभी मैकेनिकली भी पढ़ना पड़ता है कि बस पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, तो ऐसे भी हो हाँ, जाता है। हम्म। हाँ, उसी के लिए तो टू लिस्ट भी बनाते थे ताकि हमको दिन भर के लिए एक टास्क रहेगा तो उतना फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप दूसरा चीज सोचो। जैसे कि अगर तुमको लगेगा कि टाइम नहीं पढ़ने का मन कर रहा, फिर देखोगे कि कुछ टॉपिक बचे हुए हैं आज कंप्लीट करने को, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन आता है कि नहीं आज हमको ये कंप्लीट करना है। तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाँ, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे खुद ही सेटिस्फाइड फील करते हैं कि आज का पूरा खत्म हो गया, नाउ वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर ड्रीम ऑफ अचीविंग एवरीथिंग। तो ये सही है। तो शिवानी, बैकलॉग्स का एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मोस्टली ड्रॉपर्स के साथ या फ्रेशर्स के साथ भी, कि 11th का सिलेबस छूटा हुआ है, तो उसको तुम कैसे मैनेज करती थी? तो जैसे हम तो 11th-12th के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे नीट का, तो मेरे पास दोनों क्लास का बैकलॉग था। मतलब 11th भी नहीं हम एनसीईआरटी से, और हम 12th भी एनसीईआरटी से नहीं पढ़े थे। तो वही था कि पहले पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो आप 11th-12th, उसके बाद जैसे कि कभी कभी होता है कि वीक टॉपिक्स रह गए हैं वो भी पढ़ना है। तो जिसे हम टू डू लिस्ट जब बनाते थे तो हम रखते थे कि हमको रिवीजन करना है, अगर 3 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक एक, तो उसके बाद न्यू टॉपिक्स भी हमको पढ़ना है जो मेरा वीक है या फिर जो हम कभी नहीं पढ़े हैं। तो आप बैलेंस कर सकते हैं एक ही दिन में, या फिर नहीं हो तो आप वीकेंड्स पे कर सकते हो कि वीकेंड्स पे हम टेस्ट देंगे और बैकलॉग कवर करेंगे। तो जैसे
आपके लिए कंफर्टेबल हो। हाँ, और बैकलॉग्स पे एक डिटेल डिस्कशन मैंने किया है हरजस के साथ, तो उसका भी एक वीडियो है, वो मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे। तो उस पे हम दोनों ने बात की है कि कैसे हमने अपना पूरा बैकलॉग क्लियर किया था, बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर एंड ही वॉज अ फ्रेशर। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऐसा कर सकते हैं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो बस एनसीईआरटी फॉलो करना, ये आपको सब बोलते होंगे और करना भी यही है कि इनऑर्गेनिक के आप खुद से नोट्स बना लो एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इनऑर्गेनिक में सब कुछ बहुत स्कैटर्ड दिया हुआ है। ऑर्गेनिक में वही है, रिएजेंट्स याद रहने चाहिए, मैकेनिज्म्स आने चाहिए, तो सब हो जाता है। और फिजिकल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, किसी अच्छे टीचर के नोट्स जो कि हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर, तो ऐसे नोट्स को आपको रिपीटेड रिवीजन करना है। शिवानी, तुम क्या करती थी केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री में तो हम इनऑर्गेनिक के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े थे और एक भी वर्ड बाहर से नहीं। आप एनसीईआरटी जितना बार रिवाइज कर सकते हैं। हम जैसे कि हम नोट्स बनाए थे तो हम जितना भी पॉइंट्स होता है ना उसको अलग लिखे थे कलरफुल पेपर पे, जितना भी रिएक्शन दिया हुआ है इनऑर्गेनिक में उसको अलग लिखे, जितना भी ट्रेंड्स दिया हुआ है वो सबको अलग लिखे, तो हम वैसे रिवाइज बहुत इजीली हो जाता था मेरा रिविजन। और फिर ऑर्गेनिक के भी हम अलग सर का जितना पुराना वीडियोस है वो सारा देखे थे और उसी सारा नोट उसी से बनाए थे हम। और फिर बार बार आप एनसीईआरटी रिवाइज करो क्योंकि इस बार भी एनसीईआरटी के बाहर एक भी रिएक्शन नहीं आया था, तो एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं है और सिर्फ रिएक्शंस, रिएजेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है, मतलब जो नीट में आते हैं वैसे ही है, और पीवाईक्यूज तो सब करते ही हैं। और फिर फिजिकल में भी जो चैप्टर है जैसे कि सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया जो बहुत ही हार्ड लगता था हमको, तो वो सब भी हम अलग सर का वीडियोस देख के किए थे नोट्स। और फिर बार बार रिविजन करो, फॉर्मूला शीट एक तरफ बना लो, और फिर टेलीग्राम पे भी बहुत सारा फॉर्मूला शीट मिला हुआ मिल जाता है। और फिर पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस और टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस हो जाता था, मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चंस वगैरह। हाँ, तो ऐसा है कि नोट्स तो आपको सफिशिएंट मिल जाएंगे, या तो अलग सर का जैसे शिवानी ने बताया बहुत अच्छा होता है, या फिर अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस होते हैं। एलन के टीचर्स ही अब अनअकैडमी पे भी आ गए कई सारे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे और मैं भी अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट्स के को कैसे अप्रोच करना चाहिए, टेस्ट कितने देने चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली देने चाहिए हमें? टेस्ट तो जैसे अगर हम देते थे तो हम लोग का जो एग्जाम हुआ था नीट 2020 में, उसके बाद से हर वीक हम देते थे टेस्ट। संडे को हम हर संडे टेस्ट देते थे, चाहे वो नीट प्रेप का हो, एलएन का हो, ऑल्टरनेट करके। और उसके बाद फिर जब 3 महीने बचे थे तो उसके बाद हम पर वीक 2 टेस्ट देते थे, वेडनेसडे को और एक संडे को। और फिर जब 20 दिन थे तो फिर ऑल्टरनेट डे करके दे सकते हो, आप डेली दे सकते हो। बहुत लोग तो एक दिन में 2 2 टेस्ट देते हैं जब उनको रिवीजन नहीं करना होता है, तो बहुत लोग टेस्ट के थ्रू रिवीजन कर लेते हैं। और फिर टेस्ट सिर्फ देने से नहीं होता, आपको टेस्ट के जितना भी आपका गलती हुआ है, मिस्टेक है, कोई सिली मिस्टेक है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो मेरे पास ऐसा 3 मिस्टेक कॉपी भर के बन गया था जिसमें टेस्ट नंबर देकर अपना सारा गलती लिखते थे और उसको भी हम 3 बार रिवाइज किए थे, ताकि आप जो गलती पहले कर चुके हो वो बाद में फिर किसी टेस्ट में नहीं हो। जो आपने मिस्टेक नोटबुक की बात बताई वो तो मेरी भी थी, पर मैंने मिस्टेक नोटबुक बायो के लिए बनाया था और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट्स में ही ऐड कर दिया था। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है क्योंकि आप अपने सारे मिस्टेक्स रिवाइज कर रहे हो ना, फिर आपके पास कुछ चांस ही नहीं बचेगा कि गलतियां रिपीट करो। तो ये कर सकते हैं। और एनालाइज करना, जैसे शिवानी ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ टेस्ट दे रहे हो और अपनी गलतियां पता ही नहीं चल रही है तो फिर क्या फायदा। और बहुत लोग पूछते भी हैं कि हम लोग टेस्ट फुल सिलेबस अभी दे कि नहीं दें, तो जैसे कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं भी किया है तो भी फुल सिलेबस टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे क्वेश्चन का पता भी चलता है और वैसे क्वेश्चन जो टेस्ट में गलत होते हैं उसे और जल्दी वो दिमाग में रहता है, मतलब ज्यादा ज्यादा देर तक दिमाग में रिटेन रहता है। 3 महीने बचे हो तब फ्रीक्वेंटली फुल सिलेबस पेपर्स दो हर वीक, और वीक में 2 पेपर। ज्यादा पेपर्स भी देना मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। और हमने ट्राई किया है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के, जो भी आप कमेंट्स में या मैसेज करके पूछते हो। तो होप दिस वीडियो वाज यूजफुल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।
much. Like, share, and subscribe to Pranati's channel. Thank you so much, Shivani.